कभी सोचा है कि एक ही देश में पूरी दुनिया घूमना कैसा होगा, जहां एक तरफ बर्फीली चोटियां हों तो दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, कहीं हरे भरे मैदान तो कहीं अरबों साल पुराने पठार। चलिए आज भारत की इसी कमाल की ज्योग्राफी के सफर पे निकलते हैं। ये बात है साल 1984 की। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में थे। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? उनका जवाब बहुत ही सीधा और दिल को छू लेने वाला था, सारे जहां से अच्छा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक एहसास था। और ये देखिए, ये वो नज़ारा है जिसने उन शब्दों को जन्म दिया था। स्पेस से देखने पर धरती पर एक सफ़ेद चादर की तरह फैली हुई हिमालय की ये शानदार रेंज। तो चलिए हम भी अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है विशाल हिमालय। अच्छा, इसका नाम संस्कृत के दो शब्दों को जोड़कर बना है। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर। तो हिमालय का सीधा सा मतलब हुआ बर्फ का घर। पर सवाल यह है कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने कैसे? देखिए, कहानी करोड़ों साल पुरानी है। तब भारत एक बहुत बड़े जमीनी हिस्से गोंडवाना का पार्ट था। फिर वो हिस्सा टूटा और इंडियन प्लेट ने लाखों साल तक उत्तर की तरफ अपना सफर तय किया। और फिर जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन ऐसे ऊपर उठ गई जैसे आप किसी कालीन को एक तरफ से धकेलें तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। यहाँ इस टक्कर का नतीजा बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है भारत की लाखों साल की वो यात्रा और दूसरी तरफ वो चट्टानें जो इसी टक्कर से मुड़ गईं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बन गईं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये टक्कर आज भी जारी है। इंडियन प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया में धंस रही है। मतलब हिमालय आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। लेकिन देखिए, हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। यहीं से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं। इन्हीं नदियों से करोड़ों लोगों को पीने का और खेती के लिए पानी मिलता है। ये एक पवित्र जगह भी है और स्नो लेपर्ड जैसे कई अनोखे जानवरों का घर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों से उतरकर दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां जमीन का रूप एकदम बदल जाता है। ये हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है, जहां हमें जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। हिमालय से जो नदियां उतरती हैं वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, और इसी मिट्टी से बना है ये विशाल गंगा का मैदान, जो दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाकों में से एक है। स्पेस से रात में ये इलाका कुछ ऐसा दिखता है। रोशनी का ये जाल बताता है कि भारत की कितनी बड़ी आबादी यहीं रहती है। लेकिन भारत में सिर्फ हरे भरे मैदान नहीं है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग तरह के रेगिस्तान हैं। एक है लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान, जहां सर्दियों में टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है, और दूसरा है थार का गर्म रेगिस्तान, जो अपने सुनहरे रेत के टीलों के लिए मशहूर है। और जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ लद्दाख की चट्टानी बंजर जमीन है जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ थार के लहरदार सुनहरे रेत के टीले। सच में देश की डाइवर्सिटी का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? गर्म रेगिस्तान में रहना आसान नहीं है, और यहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है पानी। यहाँ की औरतों को अक्सर अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए हर रोज मीलों पैदल चलना पड़ता है। ये उनके रोजमर्रा के संघर्ष का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं ना, जहां मुश्किल होती है वहीं इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। यहाँ के लोगों ने इस मुश्किल माहौल में जीने के लिए टांका जैसा एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका निकाला। ये जमीन के नीचे बने टैंक होते हैं, जिनमें बारिश की एक एक बूंद को सहेज कर रखा जाता है। चलिए अब अपनी यात्रा को और दक्षिण की ओर ले चलते हैं। अब हम जा रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने हिस्से की तरफ, यानी विशाल प्रायद्वीपीय पठार। 2.5 अरब साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उम्र है अरावली की पहाड़ियों की, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। याद है हमने हिमालय की बात की थी? वो तो इनके सामने समझ लीजिए कल के बच्चे हैं। अरावली की पहाड़ियां सिर्फ पुरानी ही नहीं हैं, इनका काम भी बहुत बड़ा है। ये एक दीवार की तरह थार रेगिस्तान को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। और हाँ, कुंभलगढ़ जैसे कई शानदार किले भी इन्हीं पहाड़ियों पर बने हैं। अच्छा, दक्षिण भारत की ज्योग्राफी को समझने के लिए प्रायद्वीप शब्द को समझना जरूरी है। इसे अंग्रेजी में पेनिनसुला कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। भारत का दक्षिणी हिस्सा ऐसा ही है।
पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इस प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर दो पहाड़ों की रेंज हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एक ऊंची लगातार दीवार जैसे हैं, जहां आपको बड़े बड़े झरने मिलेंगे। वहीं ईस्टर्न घाट उतने ऊंचे नहीं हैं और बीच बीच में टूटे हुए हैं। और इस पठार की ऊंची नीचे जमीन की वजह से ही जब नदियां बहती हैं तो जोग फॉल्स जैसे खूबसूरत झरने बनते हैं। ये झरने सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं हैं, बल्कि इनसे सिंचाई भी होती है और बिजली भी बनती है। तो हमने ये पूरा सफ़र तय कर लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि कैसे इन अलग अलग ज्योग्राफी ने मिलकर पूरे भारत में जिंदगी को एक शक्ल दी है। और इस पूरी भौगोलिक पहेली का जो आखिरी और बहुत जरूरी टुकड़ा है, वो है भारत की विशाल कोस्टलाइन यानी तटरेखा, 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है जहां आपको सुंदर बीच, चट्टानी पहाड़ियां और हरे भरे जंगल सब कुछ मिलता है। तो चलिए एक नज़र में अपनी यात्रा को फिर से याद करते हैं। हमने शुरुआत की बर्फीले हिमालय से, फिर पहुंचे उपजाऊ गंगा के मैदानों में। वहां से हमने गर्म और ठंडे रेगिस्तान का कॉन्ट्रास्ट देखा और आखिर में भारत के सबसे पुराने दक्षिणी पठार की सैर की। तो आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ पहाड़, नदियां या मैदान नहीं हैं। सच तो ये है कि यही भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की बुनियाद है। यही वो ज़मीन है जिसने यहाँ रहने वाले 1 अरब से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को और उनकी पहचान को गढ़ा है। और ये यात्रा हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारी पहचान, हमारा वजूद इस ज़मीन से है, इस परिदृश्य से है, तो फिर इसे बदलने का मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।